नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। एक्स पर यह पोस्ट कल हुआ था, जिसे बाद में डिलीट भी कर दिया गया, और ये पोस्ट किसी और ने नहीं, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी ने किया था। इस पोस्ट के साथ 2 पोस्ट और किए गए थे, तीनों पोस्ट डिलीट कर दिए गए, लेकिन इस पोस्ट ने बिहार के सियासी राजनीति में उबाल ला दिया है। जी हाँ, कल तक जहां सारे लोगों की निगाहें नीतीश कुमार की ओर लगी रही थी कि वो क्या करेंगे, अब सबकी निगाहें बीजेपी की ओर लगी हैं कि बीजेपी अब क्या करेगी। नीतीश कुमार बीजेपी में जाएंगे तो उनका कद क्या होगा, वो कहां एकोमोडेट होंगे। नीतीश कुमार बीजेपी को एकोमोडेट करने की स्थिति में अब नहीं है, जैसा कि आज से 5 साल पहले था। अब बीजेपी को तय करना है कि नीतीश कुमार को किस खांचे में रखा जाए। राजनीति के शतरंज में उन्हें प्यादा बनाया जाए या वजीर बनाया जाए, ये बीजेपी तय करेगी। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह तय करेंगे। लेकिन नौबत यहां तक क्यों पहुंची और नीतीश कुमार करना क्या चाहते थे, आइए इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो आपको पता है कि 1 महीना पहले 29-30 दिसंबर को नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान ललन सिंह को हटा के खुद संभाल ली थी, और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो सकती है। चर्चाओं का बाजार गर्म था। इस बीच नीतीश कुमार ने एक पांसा फेंका। नीतीश कुमार, जिनके बारे में कहा जाता है कि सत्ता की चाबी वो हमेशा अपने पास बनाए रखना चाहते हैं, अपने पास ही रखना चाहते हैं, अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, और इसी सत्ता की चाबी को अपने पास बरकरार रखने के लिए नीतीश कुमार ने पांसा फेंका और उन्होंने लालू यादव को ऑफर दिया कि बिहार विधानसभा को भंग करा दिया जाए। 5 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, और इन्होंने ऑफर दिया कि विधानसभा के बजट सत्र में लेखा अनुदान पास करा लिया जाए 4 महीने के लिए, जिसे इंटरिम बजट भी कहते हैं, और उसको पास कराने के बाद विधानसभा भंग करने की घोषणा कर दी जाए। क्योंकि बिहार विधानसभा में जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, वो आरजेडी के हैं। संभवतः इसीलिए नीतीश कुमार ने लालू यादव को ये प्रपोजल दिया, लेकिन लालू यादव ने उसे ठुकरा दिया। क्योंकि बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने में अभी भी तकरीबन मान के चलिए कि 1 साल से लेके 1 साल 4-5 महीने बचे हुए थे। 2025 मई जून तक जो है उसका कार्यकाल होगा, और विधानसभा अगर अभी भंग कर दिया जाता या भंग कर देते हैं फरवरी के पहले हफ्ते में, तो जुलाई तक वहाँ पे चुनाव कराना अवश्यंभावी हो जाता, और ये चुनाव जो है अप्रैल मई में जो संभावित हैं लोकसभा के चुनाव, उसके साथ कराया जा सकता था। और इस तरह से अगले 5 सालों के लिए नीतीश कुमार अपनी पार्टी और अपनी सत्ता दोनों को मजबूत बनाए रख सकते थे। लेकिन लालू के इनकार करने के बाद नीतीश कुमार का यह दांव फेल कर गया। तब नीतीश कुमार ने दूसरा दांव खेला है, और यह दांव है एनडीए में वापसी का। लेकिन इस बार ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि बिहार बीजेपी भी पहले इसका विरोध कर रही थी, लेकिन बाद में बीजेपी को लगा, जो आला कमान है बीजेपी को, उसको लगा कि बिहार की जो 40 सीटें हैं लोकसभा की, वो उसके लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं जितनी उत्तर प्रदेश की 80 सीटें। और बिना नीतीश कुमार के जो पिछला परफॉर्मेंस है 39 सीटों का, वो बरकरार नहीं रखा जा सकता। आपको याद होगा कि पिछली बार बीजेपी ने अपने दम पर 22 सीटें लाई थी, और जब जेडीयू के साथ चुनाव लड़ी तो उसके एनडीए के खाते में 39 सीटें आईं। अब बीजेपी के लिए नीतीश कुमार बन गए हैं जरूरी। बीजेपी को अपना 300 का आंकड़ा जो पार करना है, उसके लिए बिहार की वे 40 सीट उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये काम बीजेपी अकेले नहीं कर सकती। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी अब ये भी नहीं चाहती कि वो नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में चुनाव लड़े, या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर वो चुनाव लड़े, क्योंकि स्थिति फिर वही वापस पिछली बार की हो जाएगी, और एक बार फिर वो नीतीश कुमार के सहारे हो जाएगी।
लिहाजा बीजेपी के चाणक्य अमित शाह मंथन में लगे हैं। आज उनकी मुलाकात चिराग पासवान से भी हो रही है। जी हाँ, आपको पता है कि बिहार में एनडीए के 3 और घटक दल हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। नीतीश का विरोध किया था 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें चिराग पासवान ने। तो चिराग पासवान एक बड़ा सवाल बने हैं फिलहाल बीजेपी के लिए कि चिराग पासवान को कैसे सेटिस्फाई किया जा सके या संतुष्ट किया जा सके। तो आज चिराग पासवान की मीटिंग अमित शाह से है। बीजेपी एक एक करके पत्ते खोल रही है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा से बात होगी और जीतन राम मांझी से बात होगी। जीतन राम मांझी ही वो नेता है जिन्होंने एक हफ्ते पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनके जो 4 विधायक हैं वो पटना में बने रहें। तो अब बीजेपी के पास नीतीश कुमार को देने के लिए क्या है या नीतीश कुमार के पास लेने के लिए क्या है। नीतीश कुमार निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पद से समझौता नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उतनी ही अर्डेंट बीजेपी है जो इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहती है और वो चाहती है कि उसका आदमी जो है मुख्यमंत्री बने। इसीलिए रेणु देवी जो पिछले रिजिम में बीजेपी की उप मुख्यमंत्री थी, उनको भी दिल्ली बुलाया गया। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये सौदेबाजी, ये बार्गेनिंग कहां जाके रुकती है। ये बार्गेनिंग क्या होगी, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे वीडियो पे। लेकिन एक जो और आकलन किया जा रहा है या आशंका जताई जा रही है या सोचा जा रहा है इस दिशा में कि लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे। लालू प्रसाद भी बिहार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, आपको पता है। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव शांत नहीं बैठे होंगे और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि कल उन्होंने नीतीश कुमार को खुद फोन किया था और शिवानंद तिवारी को लगाया है नीतीश कुमार से बातचीत करने के लिए, बार्गेन करने के लिए। तो जबरदस्त सियासी उथल पुथल चल रही है इस वक्त पटना से लेकर दिल्ली तक बिहार की राजनीति के लिए। और इस राजनीति में यह भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव हो सकता है, जो मैजिक फिगर है बिहार का 122 सीटों का बहुमत के लिए 243 की विधानसभा में, उससे महज वो 8 सीटें कम है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जीतन राम मांझी को यह प्रलोभन दिया जा चुका है या जीतन राम मांझी से बातचीत हो गई है। एक AIMIM का भी विधायक उनके साथ है और एक निर्दलीय विधायक उनके साथ है। कुल 6 विधायक उनके साथ है, लेकिन तब भी नंबर 120 पे आता है। 22 का आंकड़ा छूने में अभी मुश्किल पेश आ रही है लालू प्रसाद यादव को। तेजस्वी बिल्कुल शांत हैं, जो भी पत्ते खेलना है वो लालू यादव खेल रहे हैं आरजेडी की तरफ से। लेकिन सपोज करिए कि उनको 122 का मैजिक आंकड़ा मिल जाता है, अगर जेडीयू के कुछ विधायक टूट जाते हैं या कहीं और से वो विधायकों का जुगाड़ कर लेते हैं और 122 या 124 का फिगर वो पकड़ भी लेते हैं, तो भी दिक्कत आएगी गवर्नर हाउस से। जी हाँ, गवर्नर तो बीजेपी का है और इस खेल में जो गवर्नर चाहेगा वही होगा। लिहाजा ये जो आकलन चल रहा है लालू प्रसाद यादव की ओर से या लालू प्रसाद यादव के लिए, ये फिलहाल सफल होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी और नीतीश कुमार में क्या बार्गेनिंग होगी। तो ये बड़ा ही कठिन सवाल है, यक्ष प्रश्न है। और क्या ऐसे में बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पद है देश का, संवैधानिक पद, वो दिया जा सकता है? क्या उसका ऑफर किया जा सकता है? या लोकसभा चुनाव में के बाद जो है एक सबसे बड़ा पद जो प्रधानमंत्री के बाद होता है, मान लीजिए गृह मंत्री की बात कर लीजिए, रक्षा मंत्री की बात कर लीजिए, वो एक पद खाली रहेगा नीतीश कुमार के लिए। और क्या नीतीश कुमार इसको मानेंगे, इस ऑफर को स्वीकार करेंगे? ऐसा कयास लगाया जा रहा है। तो जो कुछ भी होगा वो अगले 2-3 दिनों में क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं 24 घंटे में, कुछ लोग कह रहे हैं 48 घंटे में और कुछ लोग कह रहे हैं 72 घंटे में। नीतीश कुमार से बीजेपी क्या बार्गेन करती है उन 40 सीटों के लिए जो उसके लिए इस लोकसभा चुनाव में बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे 300 का आंकड़ा पार करना है अपने बूते। उसके बाद ही बीजेपी की जो दूसरी प्लानिंग है चुनाव को लेकर, एक देश एक राज्य एक चुनाव, और भी बहुत सारी बातें हैं, कॉमन सिविल कोड। तो बीजेपी अगर प्रचंड बहुमत में रहती है तभी वो इन पर आगे बढ़ पाएगी और उसके लिए उसे ज़रूरी है कि बिहार की 40 सीटों में जो 39 सीटें उसके पास हैं वो उसके पास बरकरार रहें। लेकिन इन सीटों को बरकरार रखने के लिए
और एक साथ जेडीयू और बीजेपी का चुनाव लड़ने के लिए क्या बार्गेनिंग होती है, क्या ऑफर दिया जाता है और नीतीश उस पर तैयार होते हैं नहीं तैयार होते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इन सवालों के जवाब अभी भी हवा में तैर रहे हैं। लोगों की निगाहें अब नीतीश कुमार से हटकर बीजेपी की ओर लग गई हैं, अमित शाह की ओर लग गई हैं। हमारी भी निगाहें उनकी तरफ लगी हुई हैं। बने रहिए हमारे साथ और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू।